हज़ारों हज़ारों कंपनियां हैं जो कि ऐसे ट्रेडर को सर्च कर रही हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग स्किल है और वो उनको कैपिटल देती हैं ट्रेड करने के लिए। और वो कैपिटल मिनिमम $5000 से लेके तक इनिशियल बैलेंस होता है। सही सही बताना। देखो मैं यहाँ पे कतई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिषेक व्यासी गूगल है, अभी आप सर्च कर सकते हो। हमने पैसा वैसा बनाया, हम लोग कितना करोड़ों रुपए बनाया नहीं बनाया। 2021 तक तो लॉस हुए 2-2.5 करोड़ रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस में। 2-2.5 करोड़ रुपए। हाँ, अब उसके बाद से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू किया। शुरुआती दौर में फंडिंग अकाउंट भी 12 से 13 बैक टू बैक लॉस हुए। फिर उसके बाद से एक अकाउंट किसी तरीके से पास हुआ, चीज़ें समझ में आई कि इसको कैसे करना है। इंडिया में तो बैन है, लीगल इलीगल में तो 50-50 चल रहा है। तो आप लोग दुबई में क्यों नहीं जाके ट्रेड करते? क्योंकि मैं फंडिंग अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ ना, अब ये इलीगल नहीं है इंडिया में। और यही है लोगों के अंदर, जैसे जब बात आती है फॉरेक्स मार्केट की तो 100% पीपल सेइंग दैट कि यहाँ पे फॉरेक्स तो बैन है, आप कैसे कर रहे हो। कौन सी करेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है? प्रॉफिट बनता है आपकी स्ट्रेटजी से, करेंसी से नहीं। क्या बोला मैंने आपसे, जिस दिन आपको 10% का प्रॉफिट आ जाए। फॉरेक्स के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन होता है? कोई ब्रोकर ऐसा नहीं है कि जो सही है। उपेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर क्या हाल है सर आपके? धन्यवाद अभिषेक जी, मैं अच्छा हूँ। कैसी चल रही लाइफ, कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, पहले से बेटर है? बहुत बेटर है, पहले से बहुत अच्छा है। देखो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, बट मैं पहले ही लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ कि देखो मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है? तो मैं जो करता नहीं हूँ तो मैं उसका वो भी मुँह नहीं बोल सकता कि आप लोग करो। हम लोग पॉडकास्ट करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। हम सिर्फ बात करते हैं कि भैया आप क्या करते हो, लोगों को क्या करा सकते हो, क्या समझा सकते हो। तो लोगों का ओपिनियन होता है कि यार मेरे को इस बंदे के साथ में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। बिल्कुल। तो थोड़ी सी आपकी जर्नी जानते हैं उपेंद्र मिश्रा जी। बताइए आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया, और ये भी जानेंगे कि इंडिया में लीगल है या नहीं है, मतलब 100% लीगल है या नहीं है। कहाँ से शुरुआत करी साहब आपने? सबसे पहले फॉरेक्स को ही लेके कर लेते हैं, लीगल है कि इलीगल है। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि बैन है और हम ये भी नहीं कह सकते कि लीगल है। अब ये है कि 50-50 मामला है। अब ये है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में कर रहे हैं और जिसमें आप खुद का कैपिटल लगा रहे हैं किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे, कंप्लीटली लीगल है इंडिया में, बल्कि बैन है वो। आरबीआई ने 75 ब्रोकर्स को बैन किया हुआ है इंडिया में। लेकिन अगर आप फंडिंग अकाउंट के थ्रू जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, कंप्लीटली लीगल है। फंडिंग अकाउंट क्या होता है ये? फंडिंग अकाउंट होता है कि कोई कंपनी है जो कि ट्रेडर को हायर करती है उनके स्किल को देखते हुए, और अगर वो प्रॉफिट करते हैं तो उनको वो कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। और जो भी वो प्रॉफिट करते हैं उसका 80% उनको देती है, 20% खुद रखती है। उनको खुद को किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर को, अगर वो फंडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको खुद का कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि इंडिया में ये लीगल है। और आप क्यों आए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, कैसे आने? वो एक लंबी कहानी है। थोड़ा शॉर्ट में बताओगे कैसे है? वो ये 2006 में मैंने अपना करियर शुरू किया एज इंश्योरेंस एडवाइज़र एक निजी कंपनी में। सपने बड़े थे, तो अब मैं किसी जॉब में नहीं गया 9 टू 5 वाले में। सीधा आया कि हमारे हिसाब से हमारी सैलरी होनी चाहिए, क्या मुझे चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस एडवाइज़र से काम शुरू किया। 2018 तक मैं एज अ ब्रांच मैनेजर उसी कंपनी के लिए काम किया। और उसके बाद से हमारे शहर गोरखपुर में बिग बाज़ार ओपन हो गया। आपने किया? हमने नहीं ओपन किया, बिग बाज़ार ओपन हो गया तो बाई एनी चांस मुझे वहाँ जाना हुआ। किसी तरीके से मैं वहाँ गया तो देखा कि वो लोग अपना ऑफ़र चला रहे थे किसी तरीके का। तो ये समझ में आया कि मैं तो इंश्योरेंस सेल करता हूँ, यहाँ तो दाल नमक तेल चीनी बिक रही है, ये बेचना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये होम नीड है, डेली नीड है। फिर मैंने क्विट किया जॉब 2018 31 दिसंबर में लास्ट डेट था। अपना बिज़नेस शुरू किया ईज़ी मार्ट के तौर पे। और ईज़ी मार्ट के तौर पे बाकायदा चूँकि सेल्स मार्केटिंग मैं 15-18 साल से देख रहा था, तो पूरा बॉलीवुड के जो हीरो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको बुला के पीआर अपना कराया। और 1 साल में तकरीबन 5 फ्रेंचाइज़ी ओपन कर दी। 5 फ्रेंचाइज़ी, यस, यस, 1 साल में। 15 साल से इंश्योरेंस बेचा था, सपने तो बेचता था मैं। समझाना आसान होता है हम लोगों के लिए। इंश्योरेंस को मिसकंसेप्शन मत करो आप। इंश्योरेंस अपने नहीं है, इंश्योरेंस में तो फायदा भी तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि दाल, नमक, तेल, चीनी से ज़्यादा मुश्किल होता है इंश्योरेंस बेचना। तो हम आ गए आसान बिज़नेस में, तो फिर हमने शुरू कर दिया। अचानक से पता चला कि बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है, हमारा कर्ज़ा बढ़ रहा है। तो फिर अब जब तक मुझे समझ में आता तब तक वो अपने आप से ही बिज़नेस जो है डाउनफॉल जाने लगा। अचानक से ऐसी स्थिति आ गई कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, सामान जो वेंडर है उसको सामान का पैसा देने का नहीं था मेरे पास। तो मैं जब तक कुछ सोच पाता उसके पहले ही सब बिज़नेस धीरे-धीरे बाइंड अप होना शुरू हो गया। लोग छोड़ के जाने लगे, बाइंड जो वेंडर अपना सामान ले जाने लगा। पैसे नहीं थे, पैसे बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा था मैं। मैं 3 टियर सिटी से हूँ गोरखपुर से। वहाँ स्टार्टअप से एरिया से कोई लेना-देना नहीं है। उनका पैसा अगर है तो उनको टाइम से चाहिए, आपके सपने चाहे कुछ भी हों। बस अब उसके बाद से अचानक से सारी चेंजेज़ आ गई। क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस में था,
तो मैं कि कंपनी कोई कुछ क्वालिफिकेशन था तो दुबई गया हुआ था। और जब दुबई गया हुआ था तो वहाँ देखा था कि वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, तो मुझे कहा वो जो ट्रेडिंग होती है ना, क्योंकि 2008 का डाउनफॉल मैंने देखा था अपने करियर में। तो फिर तो उसको लेके नेगेटिव हुआ करता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास से, तो वहाँ पे शुरू से ही इंजेक्ट किया जाता है कि शेयर ट्रेडिंग जुआ है, गैम्बलिंग है, उधर जाने का नहीं। तो जानते हुए भी करता था मैं, लोगों को सलाह भी देता था, क्योंकि यूलिप का ज़माना था। 2008 के बाद तो यूलिप का जहाज़ आ गई थी ना, तो वो ज़माना था, लोगों को सजेशन देता था लेकिन खुद नहीं करता था। अब 2016 में दुबई जाना हुआ था, तो वहाँ पता चला कि नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें हम करेंसी को ट्रेड करते हैं। एक देश की करेंसी के बदले दूसरे देश की करेंसी को खरीदते हैं या बेचते हैं। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। और कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो कि ऐसे ट्रेडर को सर्च कर रही हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग स्किल है, और वो उनको कैपिटल देती हैं ट्रेड करने के लिए। और वो कैपिटल मिनिमम $5,000 से लेके $5,000 से लेके $2 लाख तक इनिशियल बैलेंस होता है। सही सही बताना, देखो आप द फाउंडर्स जिम में आया हूँ, मैं यहाँ पे कतई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिषेक व्यासी गूगल है। आज के ज़माना में गूगल है, कोई कुछ भी कर सकता है। अभी आप सर्च कर सकते हो। $5,000 से लेके $2 लाख तक का इनिशियल बैलेंस हर फॉरेक्स ट्रेडर को कंपनियां देती हैं। ये आपको परचेज करना होता है एक छोटा सा अमाउंट देके। उसमें इंस्टेंट फंडिंग भी होती है, 1 स्टेप चैलेंज भी होता है, 2 स्टेप चैलेंज भी होता है, 3 स्टेप चैलेंज भी होता है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा चैलेंज ले रहे हैं। आप उस चैलेंज को क्लियर करिए। कंपनी ने आपको रूल रेगुलेशन प्रो एंड कॉन्स के साथ दिया हुआ है। अब अगर आप ट्रेडर है तो वो उन्हें बताया हुआ है डू डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उनके हिसाब से आप काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर वो चैलेंजेस को देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट टीम को जाएगा, फिर वो आपको रूल रेगुलेशन के साथ मास्टर अकाउंट दे देते हैं। अब मास्टर अकाउंट में जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल, वो आपका 80% मुनाफा आपका होता है और 20% का मुनाफा उनकी होता है जिन्होंने आपको ये फंड दिया हुआ है। अगर आप सही ट्रेडर हैं तो आप लंबे समय तक बिना अपना कैपिटल लगाए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हैं, वो कंपनियां अपना अकाउंट ब्लॉक कर देती हैं, बैन कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, और फिर दोबारा आपको किसी तरीके का पे आउट नहीं आता कभी भी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हो फंडिंग अकाउंट के थ्रू, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। बस यही है, यही अपनी कहानी है। और यही 2018 के बाद जब हमने काम शुरू किया तो अपना, आपने पैसा वैसा बनाया, मतलब कितना करोड़ों रुपए बनाया नहीं बनाया? अभी तो 2018 का ये तो था कि 2021 तक तो लॉस हुए 2-2.5 करोड़ रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस में। हाँ, इजी मार्ट करके मेरा मार्ट था, 5 या 6 हमने शुरू किए, और गोरखपुर में ही शुरू किए। और गोरखपुर में शुरू किए तो अचानक से ये 2-2.5 करोड़ के कर्जे में आया। अब लाइफ दूसरी तरफ चली गई। पहले तो इंश्योरेंस में था तो बहुत झंडे गाड़ रहे थे, न्यू एज में आ गया था। जो भी सेविंग थी, जो भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सब टूट गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद से फिर जब ईजी मार्ट ओपन किया तो अचानक से बंद हुआ, तो हर तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब उसके बाद से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू किया। जब फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू किया तो मैं कोई ऐसा तो था नहीं कि सीख के गया था, जैसे सब लोग करते हैं मैंने भी वैसे ही किया। और सब लोग, सबको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले किसी से पूछ के करते हैं, कोई उनको टिप देता है वहाँ से करते हैं, और सबका उसमें लॉस ही होता है, मेरा भी लॉस हुआ। फिर उसके बाद से कहीं से एक एजुकेशन मिली, और एजुकेशन के बाद फिर फंडिंग अकाउंट के लिए काम किया। शुरुआती दौर में फंडिंग अकाउंट भी 12 से 13 बैक टू बैक लॉस हुए। मतलब कोई भी एक फंडिंग अकाउंट ऐसा चैलेंज नहीं था जो मैं क्लियर कर पाता। तो 12 से 13 अकाउंट मैंने खुद उड़ाया शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद से एक अकाउंट किसी तरीके से पास हुआ, चीज़ें समझ में आई कि इसको कैसे करना है, और फिर ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर जो आपको पता चला? मिसकंसेप्शन यही पता चला कि सबसे पहले मैंने भी शुरुआत वहीं से करी, एक फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करी। पैसे वो ख़त्म हो गए क्योंकि वो ब्रोकर था ही नहीं, वो आया था गैम्बलिंग करने। और चूंकि इंडिया में किसी ब्रोकर के थ्रू आप कर नहीं सकते फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो हम कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते, कहीं एफआईआर भी नहीं कर सकते, मतलब किसी को जाके लीगल किसी तरीके एक्शन नहीं ले सकते इंडिया में, क्योंकि पहले खुद ही फंसूंगा मैं। वैसे ही चला गया। अब जो है चीज़ें ख़त्म हुई, मिसकंसेप्शन ये ख़त्म हुआ उसमें कि सीधा सीधा कि अब हमें किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को अकाउंट बना के उस पर ट्रेड नहीं करना है, ये गलत है। तो फिर अब जो भी काम होता है वो सीधा फंडिंग अकाउंट में होता है। और मुझे जाना भी इसीलिए जाता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं आज के डेट में, वो सिर्फ़ और सिर्फ फंडिंग अकाउंट पे ही ट्रेड करते हैं। और मेरे इस समय जो स्टूडेंट हैं, वो $5,000 से लेके लगभग $5 लाख तक का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। $5 लाख का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। कितना परसेंटेज कितना बनता है, पैसा कितने बनता है इसमें? मतलब कोई $5 लाख का अगर ट्रेड कर रहा है तो कितना पैसा बनेगा? अगर आप मेरी बात करें तो मेरी एक ही फ़िलॉसफ़ी है कि आप दिन का 1% कमाइए, जो भी आपका कैपिटल है, आपका दिन हो गया ख़त्म।
आप अगर हफ्ते का 5% कमा लिया आपने अपने कैपिटल का, तो आपका हफ्ता हो गया। अब वो हो सकता है कि मंडे को आपने ट्रेड लिया और मंडे को ही आप 5% का प्रॉफिट कर लिए, तो अब आपको बाकी 4 दिन मार्केट में नहीं आना है। अगर आप 4 दिन और मार्केट में आओगे ना, तो जो पैसा दिया है मार्केट वो अपना ले लेगी। अगर आपने शुरुआती दौर में हफ्ते के महीने के 10 तारीख तक अगर आपने 10 से 15% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है आपके कैपिटल को देखते हुए, तो वो हो गया इस महीने का। अभी निकल जाओ कहीं, घूमो, जाके चिल करो। तो एक बात बताओ ना, जैसे इंडिया में तो बैन है, लीगल इलीगल में तो 50-50 चल रहा है, तो आप लोग दुबई में क्यों नहीं जाके ट्रेड करते? मतलब वहाँ की सिटीजनशिप ले लो और अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो सब लीगल है। क्योंकि मैं फंडिंग अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ ना, और फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इलीगल नहीं है इंडिया में, ये लीगल है। आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। फंडिंग अकाउंट कंप्लीटली लीगल इन इंडिया। वो सर्च करूँ चल बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जैसे मान लो ये अपन क्या लिखूँ मैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग मत लिखिए, आप लिखिए फंडिंग अकाउंट ट्रेडिंग लीगल और नॉट, ये लिखिए। डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड। फंडिंग अकाउंट लीगल इन इंडिया। हाँ, ये तो लिख रहा है यस। यस, यस, प्रोप्राइटरशिप फंड ट्रेडिंग कैन बी ऑपरेट लीगली इन इंडिया। यस, यही बात मैं बोल रहा हूँ और यही है लोगों के अंदर। जैसे जब बात आती है फॉरेक्स मार्केट की, तो 100% पीपल सेइंग दैट कि यहाँ पे फॉरेक्स तो बैन है, आप कैसे कर रहे हो, ये तो इलीगल काम कर रहे हो। तो सेबी पड़ा है, आरबीआई पड़ा है, वो गूगल पे पड़ा हुआ ऑलरेडी, वो फेमा एक्ट को पता चल रहा है। आप फेमा एक्ट जानते हैं? फेमा एक्ट, आपको बताओ अभिषेक जी, फेमा एक्ट करके एक है यहाँ पे, आरबीआई का एक रेगुलेशन है, जिसमें फेमा एक्ट में ये बताया जाता है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपको किसी भी प्रोहिबिटेड जो ऐप हैं उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो वो हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे, लेन-देन जो भी रेमिटेंस और एक्सेप्टेंस होगा जिस भी अकाउंट में, वो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका, ठीक है? खुद का होना चाहिए करंट अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते। तीसरा, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप कर रहे हो, वो आरबीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। तो फंडिंग कंपनियाँ जो हैं वो सारी ही अप्रूव्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं वो, 195 कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। और चौथा ये है कि आपके आईटीआर को देखते हुए कुछ उन्होंने लिमिटेशन तय कर रखा है। तो जब हम अपना खुद का कैपिटल इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये 4 मेजर रूल हैं फेमा एक्ट में। फेमा एक्ट मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो देखा जाता है। तो वो आप गूगल से भी निकाल सकते हो। उपेंद्र जी, माफ़ कीजिएगा सवालों के लिए, बट वो सवाल ऐसे हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ऐसे सवाल कर रहा हूँ। अभिषेक जी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि फॉरेक्स लीगल, आप लीगली कर सकते हो और बिना कैपिटल लगाए। यही तो अच्छी बात है फॉरेक्स की। क्योंकि मैंने जितने ट्रेडर से पॉडकास्ट किया, सबने मना किया कि फॉरेक्स नहीं कर सकते, पर क्योंकि आपने एक नया मुद्दा उठा दिया, इसलिए मेरे को गूगल करके चेक करना पड़ा अभी। बट फिर भी और चेक करेंगे इस बारे में कि कितना लीगल है, कैसे। बट आपने जब सीखा ये, तो अभी आप सिखाने लग गए लोगों को। नहीं, सीखते ही सिखाने नहीं लग गए। सीखने के बाद अप्लाई करने में 2-3 साल चला गया मेरा, और उसके बाद से जो 2 ढाई करोड़ का कर्जा था उसे भी तो भरने थे। नहीं तो पता कैसे चलता कि मैं कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। तो फिर उसको भरने में टाइम लगा। फिर ऐसे ही किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि तू कर रहा है तो तू लोगों को बता। घर से शुरू हुआ, एक गैलरी से शुरू हुआ, 5x6 की गैलरी से, टूटे हुए बोर्ड से। फिर धीरे-धीरे अब ये हुआ कि हम लोग गाँव में हैं, एक 3 टियर सिटी में, बहुत छोटे शहर में हैं। तो ये हुआ कि ऐसे तो तू पढ़ाएगा तो फिर गोरखपुर को भी नहीं पढ़ा पाएगा, तो ऑनलाइन आ जा। ऑनलाइन ऐसे ही जो स्टूडेंट पढ़ के गए थे, उन्होंने ऐसे स्टेटस वगैरह लगाना शुरू किया। टर्निंग पॉइंट ये रहा कि एक जयपुर से सीए ने जॉइन कर लिया। गोरखपुर से मैं हूँ, जयपुर से सीए साहब ने जॉइन कर लिया। जब कहीं एजुकेशन की बात आती थी तो मैं ओवर करता था सीए सर को कि आप ज़रा कुछ चेक करके बताओ, क्या है, कैसे है, बताओ आप। वो बताते गए। अब जब ये समझ में आ गया कि नहीं अब तो ठीक है, चल रहा है, और सीए साहब जो भी हैं वो अपना देख रहे हैं, आरबीआई का जो गाइडलाइन पढ़ के बता रही हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा नहीं आती ना हम गाँव वालों को, क्योंकि हम लोग गाँव के परिवेश में रहते हैं, तो बस समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। मैं तो खुद हिंदी में बात करता हूँ ना पॉडकास्ट में, इसलिए हिंदी में करता हूँ मैं, तो देखो आप। अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। हम लोगों को भी इससे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है कि हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं। पता चले अंग्रेजी में क्वेश्चन हो जाए, हमें समझ ही नहीं है क्या बोलना है हमें, तो हम खुद ही नर्वस हो जाएँगे। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी जब हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब, और पूरा इंडिया उनको सुन रहा है, तो फिर तो हम तो छोटे से प्यादे हैं ना, तो हिंदी में बात तो करना ही पड़ेगा हमको। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात ये है कि हमारे जैसे हिंदी भाषी जो 23 करोड़ जनता है यूपी और बिहार की, वो अच्छे से समझ पाएगी कि मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप क्या सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं? क्या फ़ीस लेते हैं? कुछ बताओगे थोड़ा-सा इस बारे में? फ़ीस बहुत नॉमिनल होता है, बहुत वन टाइम की फ़ीस है। अब पैकेज समझिए, पूरा पैकेज उनको दिया जाता है सैंडविच बना के। अब वो सैंडविच में ये है कि आपसे पहले, सबसे पहले आप आइए, एक 3 दिन का कंप्लीट वर्कशॉप करेंगे, पूरे दिन का, 3 दिन का। होटल स्टे और फूडिंग हमारी तरफ से दी जाती है। उसमें पहले दिन पूरा बेसिक बताया जाएगा, फर्स्ट डे जो होगा।
सेकेंड डे में सीधा स्ट्रेटजी बताया जाएगा, कोई कैंडल स्टेप कुछ भी नहीं, पैटर्न चार्ट कुछ भी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेटजी। मेरा मानना ये है कि अगर किसी का भी, अगर आप सुने भी होंगे कि अगर वो फॉर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पिछले 5 साल तो उनका ऐसे ही बीता, सीखने में चला गया, 7 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो उलझे हुए हैं चीज़ों में, वो इंडिकेटर में उलझे हुए हैं, वो चार्ट में उलझे हुए हैं, वो प्राइस सेक्शन में उलझे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। और 3 दिन में पढ़ाई क्या देंगे आपको, किसी को भी क्या पढ़ा देंगे? तो पहला दिन सीधा बेसिक, दूसरा दिन सीधा स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग, और वो बैक टेस्टिंग होगी 6 महीना पीछे, साल भर पीछे का जो भी मार्केट चला है, तो बैक डेटा टेस्टिंग होगा। थर्ड डे जो होता है, उसी स्ट्रेटजी पे आपको लाइव ट्रेड कराया जाता है सारे स्टूडेंट का। लाइव ट्रेड, लाइव ट्रेड में वो ट्रेड लेना सीखते हैं, क्या प्लस माइनस है वो देखते हैं, और एक $5000 का फंडेड अकाउंट उनको दे दिया जाता है। तो जो पैकेज है वो कंप्लीट पैकेज इतने का है। अब 3 दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कवर नहीं कर पाएंगे, या फिर 100% तो कोई कवर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए 10%, 20%, 50% जो रह गया है, तो उसके लिए फिर वीकली क्लासेस चलती हैं, और ये लाइफ टाइम चलती हैं। लाइफ टाइम वीकली क्लासेस एवरी थर्सडे 8 PM ये शुरू होता है, 10:30 तक जाता है, ये 2-2.5 घंटे का होता है। अच्छा, हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा है तो आप अपना क्वेश्चन भी ना कर पाओ, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में डाल दी जाती है। यानी एक बार अगर कोई स्टूडेंट जुड़ गया, तो जब तक वो अपनी तरफ से क्विट नहीं करता है, हम उसको नहीं छोड़ते। अच्छा, अब लाइफ टाइम ये वीकली क्लासेस चल रही हैं, जो भी डाउट्स हैं आप शुरू करते रहिए। इन केस हो सकता है कि आप उसमें भी कवर ना कर पाएँ, तो हमारी नेक्स्ट सेशन जहाँ भी हो रहा है, जिस भी शहर में हो रहा है, आपको उस शहर तक खुद आना है, होटल स्टे फूडिंग खुद देखनी है। आपको अगर हमारा होटल महँगा लग रहा है जहाँ पे हमारा वो क्लास हो रहा है, आउटसाइड कहीं रुक जाइए, शेयरिंग में कहीं रुक जाइए, कहीं भी रुक जाइए, और उसके बाद से आप वो क्लास दोबारा ले सकते हैं, उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। बट मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे कि जैसे मानो फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी अच्छी है और लीगल भी है और पैसा भी कमा सकते हैं, थोड़ा स्किल्स लगेगा, थोड़ा पैसा लगेगा, सीख सकते हैं। तो ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं करे आदमी और कुछ बढ़िया पढ़ाई नहीं करे और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बने और फॉरेक्स ट्रेडिंग में चला जाए, तो क्या उस मतलब बढ़िया पैसा कमा पाएगा, बढ़िया ज़िंदगी जी पाएगा? पहले तो अभिषेक जी, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी, तो मैं सेल्स में आया। क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया होता, तो सेल्स में भी मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र से शुरू नहीं करता, मैं टॉप पे आता, मैनेजमेंट में आता, सीधा आरएम, जेडीएम हो जाता, वहाँ से शुरू करता। तो पहले तो पढ़ाई तो करनी ही है, बिना पढ़ाई के कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो एक गलत मैसेज चला जाएगा मार्केट को, सबको। तो पहले तो आपको पढ़ाई करनी है। इन केस अगर आप पढ़ाई में, अपने प्रोफ़ेशन में जो भी आप बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए, या फिर आप कर रहे हो और पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो डिफरेंस हो गया मतलब, तो वहाँ पे मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम तो आपको शुरू कर ही लेना चाहिए। पार्ट टाइम कर लेना, यस, पार्ट टाइम शुरू कर लेना चाहिए। बट पैसे लगते हैं ना, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहाँ लगता है पैसा? वो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, नहीं लगता। अब अगर आप कहीं सीखने जा रहे हो, कहीं से भी किसी मेंटर के पास जा रहे हो, तो वो चार्ज करेगा, जो करेगा बस वही करेगा। बस फंडिंग अकाउंट तो मिल रहा है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ा है वो। गूगल करिए, सर्च करिए कौन सी अच्छी कंपनियाँ हैं फंडिंग की, खुद के एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लीजिए अकाउंट, सीधा, सिंपल है। मतलब इसमें कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए या फिर कोई ट्रिक होगी जिससे पैसा कमा सकते हो? ज़बरदस्त वाली स्ट्रेटजी, और उससे भी ज़बरदस्त वाली रिस्क मैनेजमेंट, 2 चीज़ चाहिए। मैं फॉरेक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की। आपको सिर्फ़ 2 चीज़ चाहिए, आप खुद देख लो, किसी भी मूवी में देख लीजिए, पुराने में राजाओं में देख लीजिए, जो भी सोल्जर जाते थे लड़ाई लड़ने, तो उनके पास क्या है? एक वेपन है, तलवार, और दूसरे हाथ में ढाल है। तो जब तलवार लेके जा रहे हो तो ढाल की क्या ज़रूरत? ढाल है खुद के बचाव के लिए, डिफेंस के लिए। वैसे ही आज की बात कर लेते हैं, तो वेपन्स हैं बहुत अच्छे वाले, साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जैकेट किस लिए है? अपने डिफेंस के लिए। तो आपके पास एक अच्छी वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं होगा, उससे भी अच्छी वाली रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात से मैं कहूँगा, अगर एक टीम में 11 विराट कोहली आ जाएँ तो टीम जीत जाएगी? नहीं। अगर 11 बुमराह आ जाए तो भी नहीं जीतेगी, कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी, बस 2 ही चीज़ चाहिए। माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस में आने के लिए? हाँ, अब ये माइंडसेट ही का तो सारा खेल है, लेकिन माइंडसेट आएगा कहाँ से, बनेगा कैसे? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनेगा? वो बनेगा बैक डेटा टेस्टिंग से। तो जो भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, पहले तो खूब बढ़िया कहीं जाके नॉलेज लो। नॉलेज में देखो कि क्या उनके पास वही पुराना पैटर्न चल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरू कर रहे हैं, या कुछ अपडेट है उनके पास। तो अगर अपडेट मॉडल है तो पहले पास हो गए। दूसरा, क्या वो स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग करा रहे हैं, बैक डेटा टेस्टिंग, जिससे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा कि चलो किसी पर्टिकुलर पेयर में पूरे महीने में 10 एंट्री मिली, और उस 10 एंट्री में 6 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है। तो अगर आपके बैक टू बैक 6 स्टॉप लॉस हिट हो गए,
असल में ट्रेड करते समय अब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया कि चलो 6 तो चले गए गलत वाले ट्रेड, अब ये 4 मेरे प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर आपने बैक डेटा टेस्टिंग नहीं करी है तो क्या होगा, जैसे ही 1-2 स्टॉप लॉस हिट होगा आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उल्टा-पुल्टा ट्रेड लेंगे और अपने पूँजी को भी, अपने कैपिटल को भी गँवा देंगे। तो माइंडसेट का ही तो सारा खेल है। लेकिन माइंडसेट से भी पहले माइंडसेट आएगा कैसे? तो उसके लिए वही एक सही मेंटरशिप, और मेंटरशिप के बाद जो भी स्ट्रेटजी आपको पता है, कम से कम 1 साल की बैक टेस्टिंग के बाद डेमो में ट्रेड, देन आफ्टर आपको अप्लाई करना है रियल में। तो मतलब बस एक आदमी जैसे ट्रेड कर रहा है, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, मान लो फॉरेक्स वर्क सीख गया वो या ट्रेडिंग सीख गया, तो 1 साल में वो कितना पैसा बना लेगा? मतलब मैक्सिमम लिमिट की बात नहीं करेंगे, अपन एक एवरेज बात करेंगे कि कितना बना लेगा मतलब? सारा खेल कैलकुलेशन का है। आप कितने अच्छे ट्रिकी हो नहीं पता, कैलकुलेशन ये कहता है। एवरेज नंबर्स। एवरेज नंबर्स बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ये कहता है महीने का अगर आप 15 से 20% कमा रहे हो, दुनिया में आपसे अच्छा ट्रेडर नहीं है। चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक कर रहे हो, वो मैटर नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, चाहे जहाँ भी कर रहे हो। अगर आप अपने कैपिटल का 10 टू 15% मंथली बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा बना पर रहे वो हैं। तो बहुत ज़्यादा है ना, 10 टू 15% कैसे बनेगा सर? नहीं, बनाने वाले ऐसे भी हैं जो दिन भर में डबल कर देते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन वाले नहीं है। 10% बहुत है, 10% बहुत है। लाख रुपए का 10,000 रुपए बना रहा महीने का। और ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। आपने बहुत सारे ट्रेडर का इंटरव्यू लिया होगा, आपने पॉडकास्ट किया होगा। जो भी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, वो तो फिर फोड़ देते हैं, सीधा फोड़ देते हैं। उनका पता चला कैपिटल 1 लाख का है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो निफ्टी वगैरह करते रहते हैं। पता चलता है कि 5 लाख के कैपिटल से काम कर रहे हैं, और महीने का 2 लाख 3 लाख निकाल लेते हैं महीने का, यहीं के हैं। और वो 5 लाख के कैपिटल से 2 ढाई 3 लाख रुपए महीने का निकाल रहे हैं। और मैं कितना बोल रहा हूँ, 5 लाख में 50,000 बोल रहा हूँ महीने का निकालना। बट आप तो पैसे की बात ही नहीं कर रहे हो ना यहाँ पे, आप तो बोल ही नहीं रहे हो कि आपका पैसा लगाना है। यानी जो कैपिटल मिला है कंपनी से, कुछ तो कैपिटल होगा। उस कैपिटल का अगर आपने 10 टू 15% निकाल लिया महीने का, तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कि किसी ने, जैसे आपने भी बहुत पैसा लूज़ किया, फिर बहुत लोगों ने लूज़ किया पैसा, और वापस कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, विन बैक करना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? खुद को एजुकेट करिए, क्योंकि एजुकेशन नहीं था, इसलिए आप पैसे को बर्बाद किए, आपने गवाया है। फिर उसके बाद से जो भी आपने स्ट्रेटजी सीखी है, फिर उस पे वही वापस बैक टेस्टिंग, और बैक टेस्टिंग के बाद डेमो ट्रेड। उसके बाद फिर कोई फंडिंग कंपनी से अकाउंट लीजिए, छोटा अकाउंट लीजिए, $10,000 का अकाउंट लीजिए, और फिर उसको ग्रो कीजिए। जब लगे कि ईज़िली आप $10,000 का, $5,000 का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, फिर एक बड़ा अकाउंट परचेज़ करिए $1 लाख का। अगर आपने $1 लाख का अकाउंट परचेज़ किया और उसको आपने क्वालीफाई कर लिया, उसको मैनेज करना सीख गए, नाउ यू आर सेटल। सेटल हैं आप एकदम। $1 लाख का 10% देखिए $10,000 होता है। $10,000 का मुझे लगता है कि इंडिया की 80% आबादी की इनकम तो उतना नहीं है। अभी भी एक सर्वे पता चला था कि 60% से ज़्यादा लोग आज भी 20,000 से नीचे की इनकम ले रहे हैं अक्रॉस ओवर इंडिया। मतलब वर्कशॉप कैसे करते हो? सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, मतलब सब कुछ मिक्सअप है इसका? पहले ऑफलाइन, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा हूँ, तो मैं वही बात आ गई कि इंग्लिश बहुत अच्छा आता नहीं है, मैं ओपन फोरम में बात नहीं कर पाता हूँ लोगों के सामने, और बहुत ज़रा मैं स्लो लर्नर भी हूँ। तो अगर मेरे टाइप का स्टूडेंट कोई टकरा गया तो उसको कैसे डील करेगा वो? तो उसके लिए पहले ऑफलाइन वर्कशॉप, और ऑफलाइन में भी मैं सिर्फ 30 लोगों को ही रखता हूँ एक साथ, ओनली अच्छा, 30 इसमें पीपल। फ्रॉड से कैसे बचा जाए? मान लो पता पड़, मतलब जो जिस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, क्या पता वो कंपनी फ्रॉड हो, तो उससे कैसे बचा जाए? हाँ, उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप खुद को तो पहले किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे अपने आप को केवाईसी मत करिए, उनके साथ जाइए ही मत। दूसरा क्या है कि जो आप फंडिंग कंपनी सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं एक सही फंडिंग कंपनी जानने के लिए। खुद से अगर आप जानना चाहें, मान लीजिए आप मेरे से नहीं जानते हैं और आप कोई परिचय नहीं है किसी का, किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में पहले वो कंपनी सर्च करिए जो पे आउट देती हो। पता चला आपने परचेज कर लिया, इवोल्यूशन राउंड पास कर लिया, आपने कुछ पैसे गेन करे, कुछ प्रॉफिट अर्न करें, और जब आपको पैसे पाने थे आपके, तो वो कंपनी कोई ना कोई एलिगेशन लगा के आपका पे आउट रोक दे। ऐसा है। जैसे अंधेरे में चमकने वाली हर चीज़ हीरा नहीं होती, लेकिन अंधेरे में चमकता है हीरा। हम कैसे संभालेंगे? एक गया था कोई बहुत साल पहले बूटी लाने, तो पता चला वो गया बूटी लाने, वो बूटी से सिमिलर बहुत सारी चीज़ वहाँ पे मिल गई, वो पहाड़ ही उखाड़ लाया। तो हम तो पहाड़ उखाड़ नहीं लाएँगे। तो उस केस में क्या है कि पहले आप पता करिए कि कौन-सी ऐसी फंडिंग कंपनी है जो पे आउट देती है। कोई स्टेप है चेक करने की, कैसे पता करें कि ये फंडिंग कंपनी सही देती है? कुछ 2-4 स्टेप एक तो बताओ। गूगल से पता कर सकते हैं आप, दूसरा ये है कि कोई जो पहले से इन्वॉल्व हो फंडिंग में ही, फंडिंग कंपनी में ही ट्रेड कर रहा है, वो आपको सही गाइड कर सकता है। और उसके बाद हम बैठे हुए हैं इंडिया में, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी हमसे संपर्क करता है मेरी टीम से, हम लोग गाइड कर देंगे कि क्या होना चाहिए, कौन-सी सही एक फंडिंग कंपनी होती है। मतलब कहीं फ्रॉड नहीं होगा इसके अंदर? फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, आप पहले प्रो एंड कॉन्स तो हर जगह है ना सर।
तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि सही फंडिंग कंपनी कौन है, और सही फंडिंग कंपनी यही है। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना वो पैसे कहाँ से लाते हैं, खुद का है कि किसका है, उससे लेना देना नहीं। हमें मतलब है कि कौन ऐसी फंडिंग कंपनी है जो पे आउट्स देती है और समय पे देती है, और उसके लिए आपको वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस पर्सन हो। तो आपके बगल वाला कोई फॉरेक्स एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है जो कि फंडिंग अकाउंट में ट्रेड करता हो, या तो हम जैसे जो लोग भी हैं। सही मेंटर कैसे ढूंढेंगे फिर? जैसे मतलब आप पे क्यों विश्वास करेगा कोई? जैसे आप मेरे पॉडकास्ट में आज आ गए, मैं आपसे बहुत सारे सवाल भी कर रहा हूँ, बट क्यों विश्वास करेगा ऐसा? उसके 4 रीज़न। प्रोसेस को समझना होगा उनको, प्रोसेस को समझना होगा। पहला ये कि आप कैपिटल लगा दो, हम उसको आरओआई आपको देंगे, टोटल फ्रॉड है ये, नहीं हो सकता। प्रोसेस वही आ गया कि एक मेंटर के अगर पास आप जाके सीख रहे हैं, तो पहला प्रोसेस यही है कि उसकी स्ट्रेटजी कितना काम करती है, इसके लिए बैक डेटा टेस्टिंग। मतलब आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे ना, सर आपने तो पैसे ले लिए और मेरे तो कुछ काम नहीं हुआ, मैं तो कुछ नहीं बना पाया और मेरे आपके पैसे लग गए ट्यूशन के। पते की बात ये है ना, मेरे पास अराउंड 6000 प्लस स्टूडेंट हैं, 6000 से ज़्यादा हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। और ये टोटल करते हैं फंडिंग अकाउंट पे ही काम। और पते की बात है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो मुझे गाली भी देते हैं। हाँ, मतलब मिक्सअप रिजल्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% रिजल्ट आ जाएगा? वहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपने किसी न किसी तरीके का रूल ब्रेक किया है। अगर मैंने आपको बताया ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है, तो आपने उस पे ध्यान नहीं दिया। आप क्यूरियोसिटी बस जो है, घबराहट बस, आपने एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया किसी तरीके का। आप क्या था कि आप हमारे पास सीखने ऐसे आ गए थे कि चौथे दिन से आप अमीर हो जाओगे। तो इस तरीके का अगर आपके माइंडसेट लेके आते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज तक कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि वो प्रॉपर मेरे स्ट्रेटजी पे, मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हुए मुझे को बोले कि नहीं, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत सारे फेलियर हैं। स्टॉक मार्केट छोड़ के आए, फॉरेक्स में सेटल हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट आए, फॉरेक्स नहीं जमा, वापस स्टॉक में चले गए। दूसरे अपने बिज़नेस से आए और वापस चले गए। तो हर तरीके का रिज़ल्ट मेरे पास भी है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जिस फंडिंग कंपनी का मैं फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराता हूँ अपने स्टूडेंट को, उनका जो रेशियो है पे आउट का रेशियो। और मेरा जो रेशियो है, मेरा जो रिज़ल्ट है, वो दोनों में काफ़ी गैप है। उनका जहाँ 1000 में से कुल मिला के 80 लोग को पे आउट आता है, वो काम हमारे वहाँ बहुत कम रेशियो में आता है। 200 लोगों में 80 लोगों का पे आउट आता है। ओनली 200 पीपल, जिन्होंने 200 लोगों को हमने अगर अकाउंट दिया है, तो उसमें से 80%, उसमें 80 लोग, 40% लोग ऐसे हैं जो कि पे आउट अर्न कर रहे हैं। और अगर सेम उसी कंपनी का डाटा चेक किया जाए, वैसे नॉर्मल अगर प्लेटफ़ॉर्म पे ले रहे हैं, तो वो 1000 में से 80 हैं। यानी जो हमारा 40% है, उनका 4% है। तो ये जो ट्रेडिंग की, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, तो कौन सी करेंसी, जैसे यूएसडी और आईएनआर, फिर यूएसडी और येन, मतलब कौन सी करेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है? प्रॉफ़िट बनता है आपकी स्ट्रेटजी से, करेंसी से नहीं। क्या बोला मैंने आपसे? जिस दिन आपको 10% का प्रॉफ़िट आ जाए, क्विट कर दो मार्केट से, अब आपका काम हो गया। अगर आप फिर कल बैठे कि मार्केट से कल फिर पैसा निकालेंगे, परसों फिर पैसा निकालेंगे, अगले दिन फिर पैसा निकालेंगे, मार्केट आपको पैसा देने के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है। मार्केट आपसे पैसा लेने के लिए डिज़ाइन हुई है, ये समझना होगा। तो अगर आपको आपके हिसाब का जो आपने चेक आपने बना के रखा है, चेक इन कुछ बॉक्स बना के रखे हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है, तो अगर आपने महीने का 10 से 15% का प्रॉफ़िट निकाल लिया, भले ही वो 1 तारीख है, तो आप मार्केट में आप 29 दिन आओगे ही नहीं, आपका काम हो गया। तो टोटल कैलकुलेशन है, यहाँ पेयर की बात नहीं हो रही है। कैलकुलेट कीजिए, रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। कहावत है, दोनों पैर से कभी गहराई नहीं नापी जाती। तो इकट्ठे सारा पैसा डाल दोगे तो ब्लो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब आपने जो पूरे ट्रेडिंग अभी सीखी है कुछ सालों से, जितने भी सालों से, क्या बेस्ट लर्निंग रही है ट्रेडिंग की? ट्रेडिंग से अच्छा व्यवसाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पहले से पता होता, कुछ मिथ्याएँ नहीं रही होती, कुछ भ्रांतियाँ नहीं रही होती, काश मैं 2006 में शुरू किया होता। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, काश मैं 2006 में शुरू किया होता, आज सीन कुछ और होता, आज सीन कुछ और होता। क्या ये मतलब, जैसे मान लो आपके 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 बच्चा होगा, ठीक है? आपके बच्चे हैं अभी? हाँ, एक बेटा है, तो 15 साल का आप है। उनको सिखाएँगे ट्रेडिंग, और कि ये ट्रेडिंग ही करना है? वो कुछ चीज़ें बताता है मुझे। हाँ, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पता है, अब एक्टर का बेटा तो एक्टर ही होगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही होगा, ये तो चलता आ रहा है वैसे ही। तो जो एक ट्रेडर का बेटा भी ट्रेडर ही होगा, तो वो कुछ चीज़ों को, बारीकियों को बताता है, सीखता है, सुनता है, ऑब्ज़र्व करता है। बट नुकसान से डर नहीं लगता आपको कि मतलब बहुत भारी नुकसान होगा किसी दिन, तो कैसे सहन करेंगे? हो जाती है गलतियाँ कभी-कभी, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से हो जाती है, बड़े-बड़े फाउंडर से हो जाती है, बड़े-बड़े बिज़नेस कोलैप्स हो जाते हैं। मान लो ट्रेडिंग में आपके पास तो बहुत पैसा होगा, पर आपने एक दिन नुकसान कर लिया, तो उसको कैसे झेलोगे और कैसे ओवरकम करोगे? एक अकाउंट लिया है, उसको पास किया है, उस अकाउंट के साथ काम कर रहा हूँ। अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जाएगा,
दूसरा अकाउंट परचेज करूँगा, उसको क्लियर करूँगा स्टेप चैलेंज, उसके जो चैलेंजेस हैं, उससे पे आउट आएगा, वो उड़ जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पाँचवा आएगा। जा क्या रहा है? एक जो है परचेज अमाउंट ही तो जा रहा है, और क्या? इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब का रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं सोचा था राज में करोड़पति बनने के लिए, वो नहीं हो सकता है, वो होगा भी नहीं कभी, क्योंकि एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो वो 5% के लिए बहुत है महीने का। आप देख लीजिए ना, जो भी बिज़नेस में जाते हैं, सीएनबीसी आवाज़ पे जाते हैं, जो फंड के बारे में बताते हैं, उनका खुद का जो पोर्टफोलियो होता है, वो 36 टू 60% का होता है साल का। हाँ, उनका कैपिटल होता है 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो उनको, वो तो कम में काम करते हैं ना, उनका तो जो रेशियो है बहुत कम होता है, 3 से 5% मंथली वो कमाते हैं। खुश हैं वो, क्योंकि उनका ट्रेडिंग बैलेंस बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं, तो वो खुश हैं। हम एज़ अ बिगिनर आते हैं, हमको रात भर में अमीर होना होता है, उसी में हम जाते हैं। क्योंकि मैंने कल ही एक किसी बंदे के साथ पॉडकास्ट किया सर, तो वो बोले मैंने 90 लाख रुपीस गंवाए हैं और मैंने अब छोड़ दिया ये काम। फिलहाल अपने साथ कुछ ऐसा नहीं है, और रीज़न उसका यही है कि कैपिटल मेरा नहीं है, कैपिटल किसी और का है, और जिसका कैपिटल है वो भी कैलकुलेटेड है। वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे 1 करोड़ दे दिया है, $1 लाख दे दिया तो $1 लाख मुझे कमाने देगा। उसने रूल बना के रखे हैं। मुझे गोरखपुर से बाई रोड आना है, मुझे मान लीजिए मुंबई से बाई रोड जाना है पूना, तो किसी ने रोड बना के दिया है, डू डोंट बताया है, कब कहाँ किस लेन में चलना है, किस स्पीड में चलना है, कब ओवरटेक करना है, कब ब्रेक लेना है, सब बताया हुआ है। अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो नुकसान होने के चांसेस मेरे कम है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन मैं खुद की लेन बनाना शुरू कर दूंगा, तो हाईली रिस्क है ना। तो मतलब पूरे रूल डिज़ाइन है इसके अंदर कि मतलब किसी का पैसा अगर जाएगा, कोई मतलब आपको पैसा दे रहा है, जैसे इन्वेस्टर हो गया, वो चेक करता रहता है कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, क्वार्टरली बैलेंस शीट क्या है, बताओ सब कुछ। सॉफ्टवेयर ऐसा बना रखा है कंपनियों ने, कब ट्रेड लिया, कितना रिस्क लिया, कितना गंवाया, बाई लिया कि सेल लिया, मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में आपने पुट किया कि कॉल लिया, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या था, प्रॉफिटेबल डेज क्या हैं, सब कुछ वो अपना मेजर मेजर करते जाते हैं। हाँ, और फाइनली अगर आपने उनके कंडीशन को मीट आउट किया, फिर उसके बाद से 2 दिन टाइम लेगी उनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम चेक करने के लिए आपका अकाउंट, कि क्या आपको मास्टर अकाउंट दिया जाए कि ना दिया जाए। फॉरेक्स के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर तो बैन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं है, बैन है। कोई ब्रोकर ऐसा नहीं है कि जो सही है, वो बैन है। और अगर आपको कहीं लगता है, कोई आपका रिलेटिव, मतलब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला बोलता है कि ये ब्रोकर बहुत अच्छा है, तो एक दिन नपेंगे, आरबीआई एक दिन, सेबी एक दिन तो आएगी। मतलब ये अपन पॉडकास्ट में क्लियर कर देते, कोई फॉरेक्स का कोई ब्रोकर होता ही नहीं है एकदम। ब्रोकर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हज़ारों हज़ार हैं, लाखों लाख हैं, आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन एक बैठा हुआ है आरबीआई और सेबी, वो बोल रहा है कि इंडिया के में सारे जो फॉरेक्स ब्रोकर हैं सारे बैन हैं। तो अगर आप कोई बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके का, तो आप इन्वॉल्व अगर होते हैं, तो फिर एक दिन तो आप नपेंगे। और सबसे बड़ी बात है, पकड़ में ना भी आओ तो उसको सबको पता है। हम लोग को हिंदी में है कि अगर बकरी चली गई तो उसको तो एक दिन हलाल होना ही है। अगर बकरी बेच दिया मैंने तो उसको तो हलाल होना ही है, किसी का नंबर आज है, किसी का कल है। उपेंद्र जी बताइए, मतलब आपकी सबसे बड़ी फेलियर क्या थी इन 4-5 सालों में, और जिसको आपने ओवरकम किया? फॉरेक्स की बात कर रहे हैं कि लाइफ की बात कर रहे लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं तो। हैं? इजी मार्ट खोलना सबसे बड़ा डिजास्टर था। वो एक एक रुपया करके इकट्ठा किया था, एक छोटी फैमिली से था। मैं अपने आप को 2018 तक रिटायरमेंट मान रहा था, कि जो भी सपने थे पूरे हो गए हैं, जो भी होना था वो हो चुका है। 2-2.5 करोड़ का कॉर्पस अपना तैयार हो गया था। विद इन 2 और 3 ईयर वो 2-2.5 करोड़ तो गए ही। अब ये 2-2.5 करोड़ मेरे पास लिक्विड मनी नहीं थी। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा था, लखनऊ में फ्लैट लिया था, कहीं ज़मीन खरीदी थी, कुछ और एसआईपी हमारे थे, ये सब चल रहा था। सो वो तो सारे गए ही, और साथ में पता चला कि 2-2.5 करोड़ का और कर्जा हो गया मेरे ऊपर। यानी जो मेरे पास था वो तो ख़त्म हो गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। तो ये नहीं करना चाहिए था मुझे। या फिर ये कह सकते हैं कि वो किया तो फिर फॉरेक्स में आके ट्रेड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, कभी नहीं करता। और फॉरेक्स अगर आज नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं? तो मैं होता ही नहीं, लाइफ होती नहीं, स्पॉइल हो गया होता, ख़त्म हो गया होता। आप सोचिए ना कि एक मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एक जो छोटे शहर का लड़का, जो कि अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ 87 है, तो 2018 में मैं खुद को रिटायर घोषित कर दिया अपने आप को। यानी जो सपने थे लगभग पूरे कर लिया मैंने, और उसके बाद से फिर एक अचानक से जो जितनी सेविंग थी वो चली गई, फिर 2-2.5 करोड़ के कर्जे में आ गया। और हूँ मैं गांव साइड से, और बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब इतना भी पुअर नहीं हो, लेकिन ये कि सपने भी जो है वो हद में देखने हैं, और वो पूरे हो जा रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है। तो अगर ये नहीं कर रहा होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो फिर तो स्पॉइल हो जाता। मतलब अभी आप लाइफ टाइम ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही अपना जीवन व्यतीत करोगे? मैं तो बोलूँगा कि सबको पार्ट टाइम शुरू करो। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। जो भी टाइम आप जाते हो ना पार्टी वार्टी करने,
और जो भी आप सुट्टा हो, जो भी होता है, जो भी आपके बैड है, मतलब जो भी आप करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें से 2 घंटा डेली निकालो, 1 घंटा डेली निकालो और हेल्प करो अपने खुद के ग्रो के लिए, अपने पॉकेट खर्च निकालो। हाँ, क्योंकि ये 24/5 ओपन रहता है फॉरेक्स मार्केट, तो 24 घंटा में जब आप फ्री होते हो कर सकते हो। आप अर्ली मॉर्निंग फ्री हैं? मतलब ऐसा कर सकते हैं, मतलब फॉरेक्स से पैसा वैसा कमा के दुबई घूम सकते हैं, ऐसा सपना देख सकते हैं, घूम ऐश वैश कर सकते हैं क्या? अभी एक आया था, अभी एक आया हुआ था, उसमें चल रहा था मीम्स की स्टॉक मार्केट इंडिया भर के, भारत भर के पैसे की प्यास बुझा सकता है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया भर के पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो घूमना नहीं, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करके, बाय स्पेंडिंग ऑफ 2 आवर्स डेली। सिर्फ आपको 2 घंटा डेली इन्वेस्ट करना है फॉरेक्स मार्केट में, बाकी जो करते हैं करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा 4-6 महीने बाद, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो आपका फुल टाइम प्रोफेशन है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो आप भूल के ट्रेडिंग ही करोगे हमेशा। चलो बताइए सर, अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, बहुत सारे लोग सुनते ही वैसे तो, मतलब मेरी बात सरकार तक पहुंच जाती है, तो लोगों तक तो वैसे ही पहुंच ही जाएगी। तो अगर कोई सुन रहा है और उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ सीखना है, तो आपके पास कैसे रीच आउट करें? हमारी टीम से संपर्क करें, टीम बताएगी हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो फुल टाइम हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट से हमारे पास एज अ फुल टाइम ट्रेडर भी लोग काम कर रहे हैं। हम उसमें से देखते हैं, अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, दुबई नहीं जाना चाहता है। एक चीज़ कवर करना मैं भूल गया आपको बता दूं, कि अगर आपने सपोज कि कहीं भी डीमैट अकाउंट, कोई डीमैट अकाउंट खुलवाया आपने, आपकी टीम ने, किसी ने भी कभी कहीं भी खुलवाया हुआ। खुलवाया होगा। जैसे ही आपने एक डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे ही लीगल एडवाइजरी की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो जाता है। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, हमारी कंपनी आपको ऐसे ऐसे देती है। वैसे ही अगर आपने लगातार 16 पे आउट्स निकाल लिए किसी भी फंडिंग अकाउंट कंपनी से, 16 पे आउट्स, कितने अमाउंट का, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, 1% अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो उसका 80% आपका, 20% वो लेके आपको पेमेंट कर देती है सारी फंडिंग कंपनी। तो 16 लगातार पे आउट, अगर 16% भी आपने निकाल लिया, तो आपको दुबई से कॉल आ जाएगी, उस फंडिंग कंपनी से कॉल आ जाएगी। आप चाहो तो उनके वहाँ जाके एज अ फुल टाइम ट्रेडर जॉब कर सकते हैं। वो आपको सैलरी पे करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो जो प्रॉफिट लॉस का हिस्सा होगा तो अलग होगा, लेकिन एक सैलरी अलग से आपको मिलेगी अगर आप फंडिंग अकाउंट के थ्रू काम कर रहे हो तो। और वो जो सैलरी होती है मिनिमम $15,000 होती है। $15,000 की फिक्स सैलरी होती है मिनिमम हर ट्रेडर के लिए, अगर वो फॉरेक्स ट्रेडर है तो। 16 पे आउट निकालने के बाद लगातार, बीच में ब्रिज नहीं होना चाहिए कोई भी। ये आप बातें सब सही कर रहे हो, मैं सब चेक करूंगा गूगल। बिल्कुल चेक करिए, एक-एक अक्षर सा चेक करिए, एक-एक अक्षर सा चेक करिए, और अगर कहीं मैं गलत हूँ, दोबारा बुलाइए, फिर से बैठेंगे। मतलब कुछ भी बात होगी तो मैं आपको दोबारा एक बार पॉडकास्ट में जरूर बुलाऊंगा कि सर एक बार वापस आइए और इस बात को क्लियर करके जाइए, क्योंकि मेरा मकसद देखो ये है इस फाउंडर्स जिम का, सिंपल सा है कि पहले तो जो भी कोई फाउंडर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फाउंडर सामने आए और अपने बारे में बताए, क्या मिशन रखता है, क्या विजन रखता है कौन एक्चुअली, क्या मानसिकता है, क्या माइंडसेट है, करना क्या चाहता है। तो उससे क्या लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि यार भैया ये बंदे जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सवाल ही ऐसे हैं, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ फ्रॉड लगता है दुनिया में। मतलब XYZ, चाहे आप दाल भी बेचो, चाहे कोई न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट बेचो, चाहे ट्रेडिंग करो, XYZ जो भी सामान आप बना रहे हो वो सब बेचने के लिए बना रहे हो। वो ठीक है, अपन पैसे कमाने हैं, लोगों को सब कुछ करना है, बट स्टिल उनकी क्या मानसिकता है। मतलब कोर्ट भी ये देखता है ना कि अगर कोई मर्डर कर दिया किसी ने, तो इंटेंशन क्या है उसका, किस इंटेंशन से किया गया है। तो वो इंटेंशन निकालना ही फाउंडर ड्रीम का मकसद है। एक बार अभिषेक जी, जब इस इंटेंशन से आप सवाल जवाब करेंगे ना, तो तथ्यों तक पहुँच पाएँगे, सही क्या है। ठीक है? आप बहुत सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से देखेंगे, किसी को सस्पिशियस नज़र से देखेंगे, तो ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में है क्या। नहीं तो वैसे तो पता नहीं चल पाएगा ना कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि सब अपनी तारीफ करेंगे कि यार मैंने तो ये किया है, मैंने ये किया है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, तो इस केस में मेरा थोड़ा अलग है। मैं कुछ किया नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सिलेबस में ट्रेडिंग शब्द लेके आए, डू और डोंट बताए, और वो शुरू हो जाना चाहिए मिडिल क्लास से। 8th स्टैंडर्ड के बाद शुरू हो जाना चाहिए। एक एक अलग से फ़ाइनेंस का एक अलग से उनको डालना चाहिए, हर सबको देना चाहिए। जैसे लोग बताते हैं कि योगा का क्लास आना चाहिए, मार्शल आर्ट का क्लास होना चाहिए अलग से, उसी तरीके से एक इस पे भी क्लास बननी चाहिए। बहुत डीपली ना जाएँ, लेकिन एटलीस्ट जब लड़का थोड़ा-सा, जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा-सा ग्रो कर जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, तो उनको फ़ाइनेंस की एक नॉलेज होनी चाहिए कि
ट्रेडिंग क्या होता है। इससे वो ग्रो कर पाएँगे, अपनी लाइफ़ को ग्रो कर पाएँगे, अपने फैमिली को हेल्प कर पाएँगे। वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकते हैं। हो सकता है वो पैसे डुबा भी दें, लेकिन एक स्किल डेवलप होगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको पता चल जाएगा। पैसा तो डूबने, अगर कोई बिज़नेस भी करेगा तो भी डूब जाएगा, कोई मतलब इंजीनियरिंग करेगा तब भी डूब जाएगा, वो तो पैसा डूबने वाला एक सेकेंडरी पार्ट है। सीखना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भई कि मैं सीख क्या रहा हूँ, कर क्या। जब एजुकेट किया जाएगा तो वो चांसेस कम हो जाएँगे और जो डूबने वाले पैसे हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे फॉरेक्स इंडिया में बैन क्यों है? बैन इसलिए है कि फॉरेक्स में ये फॉरेक्स रिज़र्व होता है, हर कंट्री का फॉरेक्स रिज़र्व होता है। फॉरेक्स रिज़र्व से हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो दूसरे देश को जाते हैं। मतलब अभी जी मोदी जी किसी देश में गए, तो जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो सारा फॉरेक्स रिज़र्व से हो रहा है। दूसरा, हमारे प्लेयर खेलने जा रहे हैं दूसरे देश में, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या जो भी है, वो फॉरेक्स रिज़र्व से खर्च होता है। जो भी बिज़नेस हो रहा है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सब फॉरेक्स रिज़र्व से होता है, सबसे होता है। तो ये सब लोग फॉरेक्स रिज़र्व में एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व है और लीगल इंडिया में। मतलब अगर आपकी कंपनी, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, तो आपका जो मार्केट कैप है ना, उस मार्केट कैप का 32% पैसा लगता है फॉरेक्स मार्केट में। अब वो जितनी भी कंपनियाँ मल्टीनेशनल हैं, अगर आप मल्टीनेशनल बैंक है आपका, तो उसका 32% जाता है फॉरेक्स मार्केट में। इन सब के लिए लीगल है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। फॉरेक्स का अब ये पूछिए कि फॉरेक्स चलाता कौन है? मतलब फॉरेक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है? इंडिया में कौन है? हर जगह सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक और एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर यही रेगुलेटरी बॉडी होते हैं। आरबीआई करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बैंक ऑफ जापान करता है, बैंक ऑफ अमेरिका करता है। यही लोग तो हैंडल करते हैं, चीज़ों को टैकल करते हैं। यही मॉनिटरिंग पॉलिसी के थ्रू जो इनका अपना बिज़नेस जिसे हम लोग को हिंदी में कहते हैं विदेश व्यापार समझौता जिसे कहते हैं, तो वो उसी तरीके से ये चलता है फॉरेक्स मार्केट। तो हर देश का सेंट्रल बैंक गवर्न करता है फॉरेक्स मार्केट को। इंडिया में सिर्फ रिटेलर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। वो इसलिए भी है कि आज के बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे मम्मी-पापा, दादी-दादा किस में इन्वेस्ट करते थे? गोल्ड में, गोल्ड में, ज़मीन में। एनएससी में, आरडी, किसान विकास पत्र, नाम सुना ये सब आपने? पोस्ट ऑफिस में आरडी, बैंक में एफडी, अब कहाँ है वो? खत्म हो गया। एफडी सारा ले लिया म्यूचुअल फंड ने, एसआईपी ने। और उसके बाद से जब से ये क्रिप्टो आया है, हर तरीके का क्रिप्टो में चला गया। तो एक तरीके से आरडी और एफडी तो खत्म ही हो गई। किसान विकास पत्र का नाम भी नहीं पता होगा आज के जनरेशन को। एनएससी क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पता ही नहीं होगा उन लोगों को। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो वो सारा पैसा जो कि बैंक में जाता था, जिससे इंफ्रा मजबूत होता था, अरे बैंक को दिया मैंने तो बैंक ने जो है गवर्नमेंट को गया, गवर्नमेंट को जो है डेट फंड में गया और फिर वहाँ से इंफ्रा मजबूत हुआ। वो पैसे तो खत्म ही हो गए ना पूरे। तो इसलिए बैन है रिटेलर के लिए, इसलिए बैन है रिटेलर के लिए। वाह! ये तो आज नई इन्फॉर्मेशन दे दी आज आपने मेरे को। तो भूपेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और ये सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कुछ भी डाउट होगा तो आपको वापस बुलाया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।